हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग जो है देखेंगे कि विभिन्न इतिहासकार, यानी हम लोग आज देखेंगे कि विभिन्न जो दृष्टिकोण है भारतीय इतिहास के, आधुनिक भारतीय इतिहास में आप जानते हैं कि भारत का जब इतिहास लेखन हो रहा था तो उसके कई एक दृष्टिकोण थे जिनके द्वारा भारतीय इतिहास को लिखा गया। यानी विभिन्न, देखिए, दृष्टिकोण का मतलब ये है यहाँ पे कि वैसे दृश्य मतलब व्यक्ति या इतिहासकार जिन्होंने एक नए अप्रोच को अपनाकर भारतीय इतिहास को लिखा है, उसी को दृष्टिकोण बोलते हैं और उसी के आधार पर भारतीय इतिहास को लिखा गया है। तो आखिर पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर भारतीय इतिहास जो है, जैसे कि मान लीजिए इस दृष्टिकोण के लोगों ने आखिर भारत के किस इतिहास को लिखा है। तो सबसे पहले समझिए कि भारत के इन्होंने प्राचीन इतिहास, जो प्राचीन कालीन इतिहास था, उसे इन्होंने लिखने का कार्य किया। तो ये क्यों किया गया? प्राचीन इतिहास को लिखने का कार्य जो इनके द्वारा किया गया, और फिर देखिएगा आधुनिक इतिहास, भारत के इतिहास को लिखा गया, तो समय समय मध्यकालीन इतिहास को लिखा गया। फिर आप देखेंगे कि आधुनिक काल के इतिहास को लिखा गया। तो इन तमाम काल को जो लिखा गया आखिर क्यों? तो इसके पीछे का एक कारण है, इसे समझना होगा। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना जब हो जाती है, जो जैसे कि बक्सर और प्लासी के युद्ध 1757 और 64, ये दो डेट आपको याद होगा। बक्सर और प्लासी का युद्ध, बक्सर प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो जाता है। अंग्रेजी सत्ता जब भारत में स्थापित हो जाता है तो उसे भारत में शासन तंत्र को चलाने के लिए, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि भाई भारत के इतिहास को वो जाने। यानी उसे ये जानकारी नहीं होता, वो एक कंपनी के रूप में भारत आती है और कंपनी से वो एक तरह से शासक वर्ग के रूप में उभर कर सामने आ जाती है। तो उसे लगता है कि भारत की, आखिर भारत में शासन करना है तो किस प्रकार किया जाए। उसे ना तो भारत के प्रशासन की जानकारी होती है उस समय, और न ही किस तरीके से यहाँ से टैक्स वसूल किया जाता है, इसकी जानकारी होती है। जब इन तमाम चीज़ों की उनको जानकारी नहीं होती है तो उन्हें लगता है कि भारत में अगर हम रहें, यानी भारत के इतिहास को अगर नहीं जाने, तब तक हम भारत में शासन नहीं कर सकते। इसी कारण वे भारत में शासन करने से पूर्व भारत के इतिहास को जानना चाहती है, यानी इतिहास के बारे में कि भारत में शासन व्यवस्था किस तरीके से प्राचीन काल में चल रहा था, मध्यकाल में कैसे चल रहा था, और अगर हमें यहाँ शासन करना है जो उसे शासन करना था अंग्रेज़ों को, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे हम सुचारू रूप से चला पाएंगे। इन तमाम बिंदुओं को समझते हुए उन्होंने भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किया, और इसी कड़ी में आप देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का आरंभ हो जाता है। यानी भारत में आधुनिक रूप से इतिहास को लिखने का कार्य प्रारंभ हो जाता है, जो कि निम्न जो है यहाँ पे देखिए, भारत में इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। तो उसमें पहला दृष्टिकोण यही आता है, प्राच्यवादी। फिर है औपनिवेशवादी, को ही साम्राज्यवादी भी बोलते हैं, इसे ही याद रखिएगा, इसे साम्राज्यवादी भी बोलते हैं। प्राच्यवादी को ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, साम्राज्यवादी को इम्पीरियलिस्ट बोलते हैं, और राष्ट्रवादी को नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। और फिर मार्क्सवादी हैं, और फिर सावल्टन। तो देखिए, अब यहाँ एक और चीज़ समझिए कि आखिर मार्क्सवादी हैं, प्राच्यवादी हैं, सावल्टन इतिहासकार हैं, तो इन्होंने आखिर किस तरीके की इतिहास को लिखा। इनके द्वारा आखिर मान लीजिए कि प्राच्यवादियों ने भारत के इतिहास को लिखा तो यहीं समाप्त हो जाता, आगे क्यों चला आखिर? तो देखिए, प्राच्यवादियों ने जब भारत का इतिहास को लिखा तो इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने का कार्य आरंभ किया। इसी समय में आपको एक दो नाम आपको याद होने चाहिए, और फिर बाद में हम लोग इसको सेपरेट भी पढ़ेंगे कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय इतिहास को किस तरीके से लिखा गया, उसमें डीप होगा। इसमें एक सामान्य परिचय हम लोग लेंगे कि आखिर कौन कौन से दृष्टिकोण भारत में आए और उन्होंने भारतीय इतिहास को किस तरीके से लिखा। आखिर कारण क्या था भारतीय इतिहास को लिखने का? तो इसका कारण हमने बताया आपको कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो जाती है। अंग्रेजी सत्ता जब भारत में स्थापित होता है, उसे लगता है कि भारत में जो शासन प्रशासन का प्रबंधन करना है तो आखिर किस तरीके से करें, भारत से में टैक्स को कैसे कलेक्ट करें। तो ये चीज़ जानने के लिए आप मान लीजिए किसी जगह के प्रशासक बने और वहाँ पे आपको ये जानकारी ना हो कि इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी, इसकी यहाँ पे और भी जो शासक हुए कैसे यहाँ पे प्रशासक हुए, तो उन्होंने क्या कार्य किया, यानी यहाँ पे किन किन तरीक़ों से कार्य हुआ है,
तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही काम अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया और इसे जानने के लिए उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखवाने का कार्य किया गया। उनके देश में ये कार्य प्रारंभ हुआ कि भाई भारत के इतिहास को लिखा जाए। इसमें बहुत से प्राच्यवादी हैं जो कि भारत कभी नहीं आए, लेकिन उन्होंने भारतीय इतिहास को लिखने का कार्य किया। प्राच्यवादी इतिहासकारों में से ओरिएंटलिस्ट इसको बोलते हैं। प्राच्यवादी इतिहासकार के द्वारा भारतीय इतिहास को 18वीं सदी में लिखने का कार्य आरंभ किया गया। जब 18वीं शताब्दी में भारत में भारतीय इतिहास को लिखने का कार्य किया गया, तो इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में ये जानने का प्रयास किया कि आखिर भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी, यहाँ किस तरीके से शासन तंत्र चल रहा था। इन तमाम चीज़ों को इन्होंने जानने का प्रयास किया। अब देखिए, इसको अब सेपरेटली पढ़ते हैं कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण जो है ये 18वीं सदी में भारत में आरंभ हुआ। इस वर्ग के इतिहासकारों ने भारतीय अतीत का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि देखिए, प्राचीन भारत में जो है शासन तंत्र अच्छे तरीके से चल रहा था, यानी पर यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक अच्छी थी, सुचारू रूप से चल रही थी। यहाँ जो शासक वर्ग थे वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों को इन्होंने बताने का कार्य किया और इसके तहत बताया कि भाई देखिए, यहाँ पे भी प्रशासन बहुत अच्छी थी। इन तमाम चीज़ों को, भारतीय इतिहास को लगभग इन्होंने सामने रखने का कार्य किया। इसी में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए कि प्राच्यवादी कौन कौन से इतिहासकार हैं। तो इनका देखिए, इनका उद्देश्य ये था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानें ताकि यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को जान सके, तब हम अंग्रेज जो हैं यहाँ पे शासन कर सके और भारतीय इतिहास को, मतलब इतिहास के ढंग ढांचे को समझें और यहाँ पे शासन तंत्र को अच्छे तरीके से चला सके। ये प्राच्यवादियों का दृष्टिकोण था, ये मानना था। लेकिन इसी कड़ी में इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने के कार्य में ही एक अच्छा कार्य ये कर दिया कि प्राचीन भारत के कई एक चीज़ों को उभार कर सामने ला दिया। इसी कड़ी में आप देखिए विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इसको आप देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब विलियम जोन्स हम सेपरेट पढ़ाएंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा कि आखिर इन्होंने क्या क्या काम किया। तो इसी में देखिए भगवत गीता का अनुवाद हुआ, उसके बाद आप देखें मनुस्मृति का अनुवाद हुआ। इन तमाम चीज़ों का अनुवाद इसमें होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। इसके बाद इससे ये हो जाता है कि भाई देखिए, भारतीय इतिहास तो काफ़ी पुराना है और इन्होंने ही कई एक चीज़ों को भी बताया। जैसे इन्होंने बताया कि देखिए, कई एक भारतीय शब्द जो हैं जिनका पर्याय, यानी जो वे शब्द जिनका भारत में उत्पत्ति हुआ है, वे कहीं ना कहीं अंग्रेजी शब्दों से ही उभर कर सामने आया है। तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने यूरोपियन शब्दों को और भारतीय शब्दों को एक करके बताने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कोलब्रुक हैं, इनके द्वारा भी भारतीय इतिहास को लिखा गया। इन्होंने कई एक समानताएं संस्कृत शब्द और यूरोपीय शब्दों के साथ व्यवस्थित रूप से बताने का कार्य किया। मैक्स मुलर, इन्होंने ही देखिएगा आप, इन्होंने द सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट करके इन्होंने एक बुक लिखा है, इसे याद रखिए, द सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट। इसी में इन्होंने वेद के बारे में बताया और इन्होंने बताया कि वैदिक जो आर्यन थे उनका, वे भारत जो है वो मध्य एशिया से आए। इन तमाम चीज़ों को इन्होंने बताया। इससे ये पता चलने लगा कि भाई वैदिक काल भी हमारे इतिहास का एक अंग है। उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगी और उन्होंने वेद का अध्ययन आरंभ कर दिया भारतीयों ने। उसके बाद आप देखेंगे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में देखेंगे अशोक के अभिलेख को पढ़ा, जिससे पता चला कि भारत में अशोक जैसा सम्राट हुए। उन्होंने भारतीय इतिहास में कई एक कार्य किए और जब इनके अभिलेख को पढ़ा गया तो अशोक के इतिहास को लिखने में और मतलब सहायता मिली और भारतीय इतिहास में लेखन कार्य और भी तेज़ी से होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद कनिंघम जो है पुरातत्व विभाग के जनक इनको बुलाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल, इन्होंने कई एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स का अन्वेषण किया, जैसे हड़प्पा का भी इन्होंने दौरा किया था, ये आप पढ़िएगा। तो इन तमाम चीज़ों से ये समझ में आने लगा कि भारत के इतिहास भी काफ़ी प्राचीन रही है और यहाँ पे शासन तंत्र काफ़ी पुराने ढंग से चला आ रहा था, पुराने समय से चला आ रहा था। इन तमाम चीज़ों को प्राच्यवादियों ने भारतीयों के सामने रख दिया, जिससे भारतीयों को भी ये लगने लगा कि हमारा इतिहास तो काफ़ी पुराना है, हमें तो जानना चाहिए अपने इतिहास को। इसी कड़ी में जब ऐसी घटनाएं जब चल रही थी तो सोचिए, अगर कोई आपके यहाँ शासन कर रहा है तो वो चाहेगा कि आपके इतिहास को अच्छा साबित करे, वो तो चाहेगा कि भाई आपके इतिहास को बुरा तरीके से भी निचोड़ के भी रखा जाए। तो इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए तो कुछ इन्होंने
इसी में आप देखेंगे, इसी प्राच्यवादी में, प्राच्यवादी कोई भारतीय नहीं थे बल्कि अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों ने ही भारतीय इतिहास को लिखा था। तो इसी कड़ी में आप देखेंगे दूसरा जो है दृष्टिकोण साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, जो कि आप प्राच्यवादी के बाद आप देख पाएंगे कि प्राच्यवादी के बाद साम्राज्यवादियों ने भारतीय इतिहास को लिखने का कार्य किया। इसी को औपनिवेशिक दृष्टिकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक दृष्टिकोण। तो आप ये भी याद रखें कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के लेखकों यानी इतिहासकारों का मानना था, यानी ये जो दृष्टिकोण को मानने वाले लोग थे ये अंग्रेजों के समर्थक थे। यानी वे एक ही चीज़ बताते कि ये देखिए भारत में जो है ना कोई अच्छे कार्य नहीं हुए, यानी प्राचीन भारत का इतिहास को इन्होंने एक तरह से काफ़ी मतलब धूमिल करके प्रस्तुत करने का कार्य किया। इन्होंने बताया कि देखिए प्राचीन भारत में तो कुछ था ही नहीं, भारत के लोग शासन तंत्र करना जानते ही नहीं थे, वहाँ पे निरंकुश शासन व्यवस्था थी, लोगों पर अत्याचार होता था, मतलब यहाँ शासन व्यवस्था ठीक ढंग से थी नहीं। और इन्होंने एक कार्य और कर दिया कि भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया। इन्होंने प्राचीन काल को क्या बोला, आप इसे याद रखिएगा। एक इतिहासकार इसमें आप याद रखिएगा, जेम्स मिल, इसकी पुस्तक है ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हाँ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसकी पुस्तक का नाम है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, आप इसे देख लीजिएगा, ब्रिटिश इंडिया, ये इसकी पुस्तक का नाम है जेम्स मिल का। और इसी में इसने, आपसे पूछा जाएगा किस पुस्तक में, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इसने भारत के इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया। एक को कह दिया हिंदू काल, दूसरे को इसने कह दिया मुस्लिम काल, जैसे मध्यकाल हम लोग बोलते हैं ना, उसे इसने मुस्लिम काल कह दिया, और तीसरे को इसने कह दिया कि भाई ये जो है तीसरा काल जो है इसने बताया है कि भाई ये जो तीसरा काल है वो कोई और काल नहीं, वो बल्कि आधुनिक काल है। यानी इसने तीसरे काल को आधुनिक काल बता दिया। तो यानी देखिए इसने पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल बता दिया। इसने एक चीज़ बताने का कार्य किया कि सांप्रदायिक आधार पर इसने बता दिया कि भाई देखिए भारत में जो प्राचीन काल में सत्ता हो रही थी, चल रही थी, वो कोई मतलब किसी और की नहीं बल्कि हिंदुओं की शासन व्यवस्था थी। दूसरा उसने मध्यकाल को बता दिया कि भाई यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसमें केवल और केवल जो है मुस्लिम वर्ग का ही आधिपत्य था या उन्हीं का शासन चल रहा था। और तीसरा जो इन्होंने बताया आधुनिक काल, इस पर हमने देखिएगा साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण हमने पढ़ाया है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें हमने बताया कि देखिए साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में आप देखेंगे जो हिंदू काल, मुस्लिम काल और जो है आधुनिक काल कहना कहाँ तक सही है। आपसे पूछा भी जाता है कि भाई बताइए कि अगर प्राचीन भारत को आपने हिंदू काल कह दिया, मध्यकाल को आपने मुस्लिम काल कह दिया और आधुनिक काल को आपने आधुनिक काल ही रहने दिया, तो ये कहाँ तक सही है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कभी भी कि ये कतई सही नहीं है कि आप 3 काल को, 2 काल को जातीय आधार पर विभाजित कर रहे हैं और एक काल को आप कह रहे हैं कि भाई वो आधुनिक काल है, तो वो कतई सही नहीं है। अगर ये इन्होंने 3 कालों को मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम काल में विभाजित किया और ये आधुनिक काल को भी अगर कह देते कि भाई देखिए आधुनिक काल जो है वो ईसाई काल है, तब कोई दिक्कत नहीं था। बट इन्होंने जो ईसाई काल न कहकर आधुनिक काल कह दिया, इससे ये समस्या उभर के आई कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ और जिसने भारत के विभाजन का रूप बाद में तैयार कर दिया और भारत का विभाजन अंतिम रूप से देखने को हम लोग को मिलता है, जो कि आज हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के रूप में एक नया देश और भारत के रूप में एक नया देश उभर के आता है। इस कड़ी के जो जेम्स मिल है, एल्फिंस्टन है, V.A. स्मिथ है, ये 3-4 इतिहासकार जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। V.A. स्मिथ का आप ध्यान रखिएगा। V.A. स्मिथ की पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमने कई एक बार आपको बताया भी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने का, यानी इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को अच्छे तरीके से लिखने का कार्य किया है, जो कि भारतीय इतिहास के पाठकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इनकी पुस्तक के बारे में जानना। तो आप ये याद रखिएगा, कभी कभी आपसे नेट में पूछ लिया जाता है कि V.A. स्मिथ यानी विंसेंट आर्थर स्मिथ, इनका पूरा नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ, तो इनके पुस्तक का नाम क्या है, तो आप ये याद रखिएगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम इनका है विंसेंट आर्थर स्मिथ, V.A. स्मिथ इनको शॉर्ट में बोला जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने भारतीय इतिहास को जो है लिखने का कार्य किया और प्राचीन भारत को इन्होंने लिखने काफ़ी हद तक लिख के प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाइए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। अब देखिए
अगर लगातार आप ही मानिए कि आप एक घर के व्यक्ति हैं और आपके घर के बारे में लगातार कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति कह रहा हो कि आपके घर में कोई अच्छा सा मतलब अच्छे से खाने पीने का आपको ये नहीं है, आपके घर में कोई सिस्टम से नहीं रह रहा है, तो आपको भी लगेगा ना कि कभी ना कभी इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भारतीय इतिहास के बारे में कई एक बातें हो रही थी। उस समय भारतीय इतिहास को काफ़ी नीचा दिखाने का कार्य, नटों का देश, उन्होंने भारतीयों को असभ्य बताया, उन्होंने काफ़ी तरीके से भारतीयों को टॉर्चर करने का कार्य किया। तब जाकर भारतीयों ने भी अपने अतीत के बारे में जानना आरंभ किया और भारतीयों के द्वारा भारतीय अतीत को जानने के ही क्रम में इन्होंने जो दृष्टिकोण को अपनाया उसी को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण इतिहासकार बोलते हैं। कि भाई देखिए, जो भारतीय के द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण थे वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण थे और इस राष्ट्रवादियों के द्वारा भारतीय इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया, यानी कार्य किया गया। तो इन्होंने देखिए, जब आपके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप होगा तो आप जब लिखिएगा इतिहास तो आप भी एक ना एक समय आप बोलेंगे कि देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा अतीत काफ़ी ख़राब था, मेरा अतीत भी बढ़िया था। आप देखिए तो सही, जैसे कि मान लीजिए आप एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए आप किसी के साथ रह रहे हो और वो लगातार अपनी बड़ाई में कह रहा हो कि हम तो राजा महाराजा के ख़ानदान से आते हैं, ऐसा करके, तो एक दिन आपको भी लगेगा कि हमें भी बताना चाहिए कि भाई हम भी राजा महाराजा के ख़ानदान से थे, ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से उठ के आ गए। तो ठीक ऐसा ही हुआ भारतीय इतिहास को जब साम्राज्यवादियों ने अपने ढंग से लिखा तो राष्ट्रवादियों ने भी सोचा कि भारतीय इतिहास अतीत को अच्छे से लिखा जाए। तो इसी काल में आप देखेंगे राष्ट्रवादियों ने भारतीय इतिहास को सबसे पहले तो जो भारत के इतिहास है उसे 3 भागों में बाँटा। तो उसे किस तरीके से, तो उसने पहले प्राचीन भारत को कह दिया कि भाई देखिए, जो आरंभिक जो काल है उसे प्राचीन भारत कह दिया, जिसे हिंदू काल उन्होंने कहा था साम्राज्यवादियों ने, तो इसे प्राचीन काल बताया। उसके बाद मध्यकाल बताया और उसके बाद बताया कि भाई देखिए, जो तीसरा काल है वो आधुनिक काल है। तो इन्होंने इसे काल विभाजन को अपनाया, लेकिन इसका नामकरण अलग किया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में इसे अपनाने का कार्य किया। अब इन राष्ट्रवादियों के द्वारा भारत के इतिहास को जब लिखा जाने लगा तो इन्होंने भारतीय इतिहास के उन तमाम चीज़ों के बारे में लिखा जो भारतीय इतिहास में अतीत में काफ़ी अच्छी ढंग से व्यतीत हुई थी, यानी हुई थी, घटनाएं हुई थी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा, अशोक के बारे में लिखा, उन्होंने सिकंदर के बारे में, जो ये मिथ्या थी कि उसने संपूर्ण भारत को जीत लिया था, इन तमाम बातों का खंडन किया। इसके पश्चात आप देखेंगे इन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में अवधारणा विकसित किया कि भाई वो स्वर्ण काल के रूप में था। इन तमाम चीज़ों को इन्होंने भारतीय इतिहास को, यानी प्राचीन भारत को इन्होंने अच्छे तरीके से ही, यानी उसमें सब कुछ अच्छा ही दिखाने का प्रयास किया और भारतीय इतिहास को स्वर्ण काल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। अब देखिए, इस दृष्टिकोण के भी कई एक मतलब आलोचनाओं का बिंदु भी है, इसमें कमजोरियां भी नज़र आती हैं, इनके कुछ गुण हैं तो दोष भी हैं, जो कि हमने पढ़ा भी दिया। राष्ट्रवादी आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में हिस्टोग्राफी के, तो उसमें आपको मिल जाएगा। हमने सारे अप्रोच पढ़ा दिए हैं जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको एक उसका झलक दे रहे हैं ताकि आपको ये पता हो कि भारतीय इतिहास लेखन में कौन कौन से दृष्टिकोण आए, और उन दृष्टिकोणों को आप अलग अलग ढंग से जब बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं के पी जायसवाल। इनकी एक पुस्तक का नाम है, जो आप याद रखेंगे, द हिंदू पॉलिटी। आप इनकी पुस्तक के नाम को याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए आर जी भंडारकर हैं, यदुनाथ सरकार हैं, आर सी दत्त हैं। तो इन तमाम लोगों को आप देखिएगा जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पढ़ाए हैं, और इनमें से कुछ कुछ इतिहासकारों को हम सेपरेट भी पढ़ा रहे हैं, और उसे भी आप देख लीजिएगा। सेपरेट जानना भी ज़रूरी है कि उनका दृष्टिकोण क्या था, नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों को तभी आप समझ पाएंगे जब हमारे प्लेलिस्ट को देखिएगा। आप, मुझे आशा है कि आप देखेंगे भी, आप देखिएगा। उसके बाद आ जाइए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। देखिए, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, प्राच्यवादियों ने सबसे पहले लिखा, उसके बाद राष्ट्रवादियों ने भारतीय इतिहास की विवेचना की, उसके बाद अब आ जाइए मार्क्सवादी। मार्क्सवादियों ने क्या हुआ कि देखिए, राष्ट्रवादियों ने जब भारतीय इतिहास को लिखा तो उन्होंने राष्ट्रीय इतिहास को जब लिखने का कार्य किया, अतीत के इतिहास को केवल और केवल उन्होंने राजनीतिक स्थिति को लिखा। राजनीतिक स्थिति, जब राजनीतिक स्थिति का लेखन हो गया तो अब रहा कि भाई, अब देखिए, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है इसमें मार्क्स के विचारों पर चलता है। मार्क्स कहता है कि आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था पर, यानी आर्थिक स्थिति पर विशेष बल देता है। आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे, उसमें हमने पढ़ाया है प्लेलिस्ट में, और उसमें कुछ इतिहासकारों को भी हमने पढ़ाया, आर एस शर्मा है, डी डी कौशाम्बी है, उनको देख सकते हैं आप। तो मार्क्सवादियों के बारे में वो कहता है, आर एस शर्मा, ये
इसमें कहा जाता है कि देखिए इन्होंने न केवल राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा बल्कि आर्थिक और सामाजिक पक्षों का भी, भारतीय इतिहास का जब लेखन इन्होंने किया तो आर्थिक सामाजिक पक्ष जो जिनके बारे में कोई नहीं लिख रहा था और सांस्कृतिक पक्ष, इन तमाम चीज़ों के बारे में मार्क्सवादियों ने लिखा। और इन्होंने बताया कि देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण के लोगों ने बताया कि देखिए केवल राजनीतिक घटनाक्रम पे ही ध्यान ना दिया जाए बल्कि सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी समझा जाए और उसके बारे में भी समझे। और इन्होंने सबका जड़ यही बताया कि आर्थिक कारणों से ही सारी परिवर्तनें हुई हैं, भारत में जितनी भी परिवर्तन हुए हैं वो आर्थिक कारणों से ही। इन्होंने मतलब कि भारत के इतिहास को आर्थिक रूप से लिखने का कार्य किया और एक नए दृष्टिकोण को अपनाते हुए, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय इतिहास को एक नई रूपरेखा प्रदान करने का इनके द्वारा कार्य किया गया था, मार्क्सवादियों के द्वारा। अब देखिए इस वर्ग के इतिहासकारों में जो प्रमुख थे, डी कौशाम्बी हैं, आर एस शर्मा है, रोमिला थापर है, बिपिन चंद्रा, ये तमाम लोग हैं जो कि इस वर्ग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जिसमें से डी कौशाम्बी, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, ये तमाम जो है बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनकी पुस्तकें आज हम या आप सब कोई पढ़ रहे हैं। रोमिला थापर हों या बिपिन चंद्रा हो या आर एस शर्मा हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें भी है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेंगे कि आखिर कौन कौन से इतिहासकार हैं इस दृष्टिकोण के। उसके बाद देखिए सबाल्टर्न इतिहास लेखन। देखिए सबाल्टर्न इतिहास लेखन का कार्य तब हुआ जब मार्क्सवादियों ने भारतीय इतिहास को लिखा। उसके बाद हुआ कि भाई उसके बाद भी ये चीज़ भारतीय इतिहास में लग रही थी कि भाई देखिए कुछ तो वर्ग है जिसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो वे वर्ग जिनके बारे में आज तक इतिहास में नहीं लिखा गया, जैसे कृषक वर्ग हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, इन तमाम लोगों के बारे में इस दृष्टिकोण के द्वारा लिखा जाने लगा। जो क्षेत्रीय आधार पर आंदोलन हुए थे उनके बारे में नहीं लिखा जाता, इसमें व्यापक आधार पर जो हुए थे आंदोलन उनके बारे में अन्य इतिहास के दृष्टिकोण में लिखा गया था। लेकिन सबाल्टर्न में जो छोटे छोटे आंदोलन में उनको भी आधार बनाया गया और इसी कड़ी में इन्होंने इतिहास को लिखने का कार्य किया। जब छोटे छोटे चीज़ों को आधार बनाएंगे आप, तो वहाँ के लोकल लोगों से, यानी वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से आप जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ क्या हुआ था। देखिए मान लीजिए कि किसी गाँव में एक घटना घटित हुई, तो उसके बारे में अगर राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी ना हो तो उस गाँव में लोग जाते हैं और फिर उसका साक्षात्कार करते हैं, उससे जानकारियाँ लेते हैं। और फिर अगर मान लीजिए उस दौर के लोग नहीं हो तो उन्होंने जो अपने पूर्वजों से उसके बारे में, उन घटनाओं के बारे में जो भी सुना होगा, यानी कहानियों के माध्यम से उसको आप सुनेंगे और उसे इतिहास का एक माध्यम बनाएंगे। तो यही कार्य सबाल्टर्न इतिहासकारों ने भी किया। वे छोटे छोटे क्षेत्रों में गए और उन क्षेत्रों के इतिहास को जाना और उसके बाद उन्होंने कहानी किस्सों को सुन के जो भारतीय इतिहास को फिर से एक नए रूप में लिखने का कार्य किया। ये सबाल्टर्न दृष्टिकोण था। इसीलिए इनको उपाश्रयी दृष्टिकोण भी बोला जाता है। उपाश्रयी दृष्टिकोण मतलब कि वैसे इतिहास लेखन जिन्होंने निम्न वर्ग के लोगों, निम्न वर्ग का मतलब यहाँ ये ना है किसी जाति विशेष से ना लेकर, इसमें जिनके बारे में ना लिखा गया हो उसके बारे में इन्होंने इतिहास के रूप में लिखने का कार्य किया। तो इसी को सबाल्टर्न दृष्टिकोण बोलते हैं और इस दृष्टिकोण के लोगों ने काफ़ी प्रसिद्धि भी पाई और इनका बड़ा बोलबाला कुछ समय तक रहा है। इस वर्ग के प्रमुख इतिहासकार थे रंजीत गुहा हैं, ज्ञान पांडे हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये इस वर्ग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो रंजीत गुहा को ही इस वर्ग का फाउंडर भी बोला जाता है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन का। इनको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि भारत में जो प्रमुख हैं वो यही थे। तो इनके द्वारा, इन तमाम दृष्टिकोणों के द्वारा भारतीय इतिहास को विभिन्न तरीके से और अलग अलग ढंग से लिखने का कार्य किया गया, जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से मतलब एक तरीके से आपको एक समझ देने का प्रयास किया, ताकि आप समझ सकें कि आखिर किन किन तरीक़ों से भारतीय इतिहास को लिखा गया। ये देखिए इतना तो है नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा है। और जब आप इसे बृहद तौर पर हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ेंगे एक एक करके, फिर उसको हमने पढ़ाया है, तो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि आखिर किन किन तरीक़ों से भारतीय इतिहास को जब लिखा गया तो आखिर वो कैसी बातें बढ़ती चली गई और नए नए चीज़ आते चले गए। और इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश किया कि आपको ये सारी बातें समझ में आए। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद।